दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों एनआईएस डीएलएड के कोर्स रिवीजन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर कि हम लोग कोर्स 501, 502 और 503 का रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग रिवीजन करेंगे वो कोर्स 501 के इकाई 2 का करेंगे, जहां पर कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उस वहां से, और जो नया पैटर्न है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले का अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोर्स 501 का जो भी वीडियोस अपलोड हो रहा है, 502 और 503 तीनों का अलग अलग लिंक मिल जाएगा, जहां पर कि सारा वीडियोज एक लाइन से अपलोड किया जा रहा है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, यहाँ जो हमारा आज यहाँ पर है वो हम लोग देखेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली 2 इकाई 2 का। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं और पूरे कोर्स का यहाँ पर रिवीजन वाइज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें दोस्तों, तो मेनली जो यहाँ पर है ये भारतीय शिक्षा प्रणाली 2 यहाँ पर उसके बारे में है, जो कि आजादी के बाद की यहाँ पर है। इससे पहले जो हमने देखा था वो आजादी के पहले का था। तो यहाँ पे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद कुछ समितियां गठित हुई, जिसमें कि यहाँ पर राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति जिसे कि दुर्गाबाई देशमुख समिति भी बोलते हैं, कोठारी आयोग है और यशपाल समिति है। तो इसका आपको सबसे पहले तो पांचों का इस भी याद रखना है, जिसमें कि राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 में आया था, मुदालियर आयोग 1952 में आया था, दुर्गाबाई देशमुख समिति जो है 1958 में आया था, कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच आया था और यशपाल समिति 1992 में आया था। इसके बाद यहाँ पे और दो मुख्य पहलू इसमें हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई दो बार, 1986 में और 1992 में, ये दो है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्य है वो है एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको यहाँ पर लिए चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मुझे लगता है वो मुदालियर आयोग को लेकर आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और ये आपको बड़े क्वेश्चन में भी आएंगे। बड़ा क्वेश्चन जो जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको इस प्रकार से आ सकता है कि मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग इस दोनों के बारे में बताए, तो आप दोनों के बारे में आपको संक्षेप में विवरण करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मुदालियर आयोग की अगर हम लोग बात देखें यहाँ पर, तो मुदालियर आयोग वास्तव में माध्यमिक शिक्षा आयोग था, जिसका गठन भारत सरकार ने 1952 में किया था। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे। उनका नाम ही था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिनके नाम पे मुदालियर आयोग बनाया गया था। तो इस आयोग का जो उद्देश्य था वो देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की जांच करना तथा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों, संगठन, इसका प्राथमिक और उच्च शिक्षा से संबंध एवं विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के सह संबंध के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा संशोधन के लिए उपाय सुझाना। तो मेनली जो इसमें कहा गया था वो ये कहा गया था कि जो माध्यमिक शिक्षा चल रही है उसकी किस प्रकार से जांच की जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए कि वहां पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जांच यहाँ पर की गई थी। तो इसमें ऐसा कहा गया था कि अध्यापक शिक्षा की दो तरह की यहाँ पे संस्थाएं की बात की गई। पहला तो था कि एक अलग बोर्ड के अधीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, जिसका कि उद्देश्य होगा कि उन सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना जो मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण हो। ये 2 वर्षों का यहाँ पर कोर्स उसके लिए रखा जाए। दूसरा बात इसमें था कि माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं जो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त तथा संबद्ध होगी, जिनका उद्देश्य स्नातकों को 1 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षित करना होगा। तो यहाँ पर जो माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं बनाने की बात की गई, और वो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होगी और उनका उद्देश्य होगा कि स्नातकों को 1 साल की अवधि के लिए 1 साल का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाए। तो ये मेनली यहाँ पर मुदालियर आयोग में कहा गया था। और उसके बाद जो मेन आता है कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 66 के बीच आया था। तो इसमें विभिन्न समितियों एवं आयोग की अनुशंसाओं तथा शिक्षा के परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए किए गए सतत प्रयासों के बावजूद भारत सरकार देश की शिक्षा में की प्रगति से बहुत खुश नहीं थी। इसके पहले जितना आयोग आया, आपने भारतीय शिक्षा प्रणाली 1 में भी देखा होगा, जो भी आयोग आया उसके बाद भी यहाँ पर जो विकास हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में उससे खुश नहीं थे। तो ऐसा अनुभव यहाँ पे किया जा रहा था कि एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें शिक्षा के सभी पक्ष वो क्षेत्र सम्मिलित हो जाए। तो इसी दौरान जो है 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया था, शिक्षा आयोग का। इसलिए उसका नाम भी पड़ा कोठारी आयोग। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा के विकास में सभी स्तरों पर वो पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत वो नीतियां
तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना था। तो यहाँ पर इस तरीके का पक्ष बनाया गया कि इस तरीके की आयोग का गठन किया गया जो सरकार को सलाह दे, सरकार के सलाहकार हो कि किस प्रकार से जो नीतियां हैं, जो यहाँ पर जिस थ्योरी पर काम कर रहा है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए। तो विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों के लिए जैसे विद्यालय शिक्षा होती है या उच्च शिक्षा होती है या टेक्निकल एजुकेशन होता है, एग्रीकल्चर एजुकेशन होता है, ये सबों के लिए 7 टास्क फोर्स का निर्माण किया गया और विभिन्न विशिष्ट समस्याओं के व्यापक अध्ययन के लिए तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 कार्य समूहों का निर्माण किया गया। कार्य बलों तथा कार्य समूहों की रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तार से गहन रूप में जांच की। तो यहाँ पर ये 7 आयोग फोर्स बनाया गया, 7 टास्क फोर्स का निर्माण किया गया, जिसका कि ये काम ही था कि मतलब जो उच्च शिक्षा है या टेक्निकल एजुकेशन है, विद्यालय शिक्षा है, तो ये सब का यहाँ पर अध्ययन किया जाए और उसका रिपोर्ट तैयार किया जाए। तो ये चीजें यहाँ पर इसमें और कुछ संस्तुतियां भी की गई कि उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा हो, कि मतलब जो शिक्षा हो वो उससे प्रोडक्शन कैसे बढ़े इस पर विचार किया जाए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने की शिक्षा हो, तो मतलब जो यहाँ पर मॉडर्न समय है उसको मतलब कैसे और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए और उसको कैसे ज़्यादा एक्सलरेट किया जाए शिक्षा व्यवस्था को, उसके बारे में बात की गई। और सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा हो, तो मतलब शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना और मार्क्स लाना ना हो, उसमें समाज और राष्ट्रीय एकता के लिए भी यहाँ पर इस तरीके की भावना जगे और राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन के लिए शिक्षा हो, जो राष्ट्र का मूल्य है, जो राष्ट्र की भावना है, उस नैतिक भावना को आप यहाँ पर समझें, इसके लिए बात यहाँ पे की गई। इसके बाद जो आता है दोनों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 का और 1984 का, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सॉरी 1986 का, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर मेन यहाँ पे आई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आप देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप तो पक्का ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कम से कम। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर हम लोग सबसे पहले 1968 का देखें, दोनों देखना है हमें, 1968 का देखें तो इसमें बात की गई थी कि 14 वर्ष तक की कम आयु के बच्चों तक को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, पहला ये बात बोला गया। दूसरा बोला गया कि अध्यापकों की स्थिति, पारिश्रमिक तथा शिक्षा, तो मतलब जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं स्कूल में जाके, उनको उनके हिसाब से सब कुछ उनको वैसा सम्मानजनक पद मिलना चाहिए, वैसा संतोषजनक उनका उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए शिक्षकों को, ये बात की गई जिस चीज़ों के लिए अभी जैसे कि नियोजित शिक्षक लड़ रहे थे। तो यही चीज़ें थी कि अध्यापकों की स्थिति में सुधार लाया जाए। उसके बाद आया कि भाषाओं का विकास किया जाए, तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करने पे यहाँ पे जोर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था जब इससे पहले के आयोग में। उसके बाद कहा गया कि शैक्षिक अवसरों का समकरण किया जाए। तो जो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है शैक्षिक अवसर मतलब पढ़ने की, पढ़ाने की, इस तरीके की यहाँ पर अवसर प्रदान की जाए। अगला पॉइंट इसमें है कि साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचलित करने की बात की गई। तो जो मान लीजिए कि बुजुर्ग हैं और वो लोग नहीं पढ़ पाए हैं और निरक्षर हैं, उन लोगों तक भी जो है पढ़ाई पहुंचाने की बात की गई। तो एटलीस्ट लोग साक्षर हो जाए, मतलब शिक्षित ना भी हो, साक्षर हो जाए। साक्षर और शिक्षित में आपको डिफरेंस पता होगा, शिक्षित एक एजुकेटेड लोग होता है जो सब चीज़ों को समझता है और नॉलेज होता है, साक्षर हुआ जो कम से कम अपना सिग्नेचर कर ले और बेसिक बातें समझ ले। पुस्तकों का उत्पादन की बात की गई कि यहाँ पे तरह तरह के गुणवत्तापूर्ण पुस्तक बनाए जाएं। खेलकूद और क्रीड़ा पर भी किया गया ताकि बच्चों को उसका शारीरिक विकास सही से हो। और अंशकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम हुआ, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है या जो कुछ समय के लिए शिक्षा जो होती है उस प्रकार की, जैसे मान लीजिए अभी हमारा रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो ये एक छोटे पीरियड के लिए होता है लेकिन लोगों को फायदा करे, इस प्रकार की अंशकालिक शिक्षा की बात की गई। इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आता है, इसमें देखिए मिला जुला के शिक्षा नीति लगभग सेम थी। और यहाँ पर जो मुख्य लक्षण इसमें थे ये था कि सामान्य शैक्षिक संरचना हो और यहाँ पर जो 10 अभ्यंतर कोर तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बने, सभी के लिए समान शैक्षिक का अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसमें भी प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई और शिक्षा में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास की बात की गई, टेक्नोलॉजिकल और यहाँ पर साइंटिफिक विकास हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किया गया और अधिगम के न्यूनतम स्तर की बात की गई, गति निर्धारक नवोदय विद्यालय खोलने की बात की गई, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो कि मतलब शिक्षा से लोग कैसे एक बिजनेस को जोड़ सके और मतलब एक व्यावसायिक शिक्षा भी लोगों को मिल सके, जिससे कि लोगों के व्यवसाय में उसका लाभ हो। उसके बाद अध्यापकों की स्थिति को, जो कि पहले भी बात की गई थी, तो लगभग यहाँ पर देखेंगे आप मिला जुला के
दोनों आयोग में लगभग सेम बात की गई थी। इसमें और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करने की बात की गई और शिक्षा में उत्तरदायित्व, मतलब लोग जिम्मेदारी लें, चाहे वो मतलब समिति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो सबके लेवल की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी को वो वहाँ पर लें, ये यहाँ पर मेन बात की गई थी। इसके बाद जो सबसे मेन आता है यहाँ पर इस चैप्टर से, वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जो हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को प्रस्तावित किया गया था कि मतलब जो शिक्षा प्रणाली का विकास होगा उसके लिए एक कोई तो परफॉर्मा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वत्रिक नामांकन तथा सार्वत्रिक अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा विद्यालय शिक्षा में सार्थक सुधार लाने की दृष्टि से एक बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया गया था। तो मतलब जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से स्कूल में नामांकन करवाया जाए, मतलब वो लोग मतलब छूटे नहीं, कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का हो वो प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं छूटे, और उनको जागरूक किया जाए इन इन सबों के लिए बाल केंद्रित उपागम पर, यहाँ पर कि बच्चों को केंद्रित करते हुए एक उपागम बनाया गया जिस पर कि विचार किया गया। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की कल्पना शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दृष्टि से की गई थी। और ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, या मुदालियर आयोग है, या कोठारी आयोग है, इन दोनों की संस्तुति का हवाला देता है कि उन दोनों वहाँ पर जो बात की गई, जो चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, तो उसके लिए एक यहाँ पर पूरा पूरी जो है एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया इस रूपरेखा में 2005 में, कि उन सब चीज़ों में जो चीज़ें वहाँ पे बोली जा रही है और जिस चीज़ों की जांच करने की बात हो रही है, उन चीज़ों को यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिले कि वो किस प्रकार से सही तरीके से काम करे। तो ये यहाँ पर जो है इसमें ये मेन आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में। यहाँ से दोस्तों आपको अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन निकलेंगे, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए 2005 में आया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और उसके साथ-साथ ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको आराम से पूछा जा सकता है कि एनसीएफ क्यों आया था और इसका किस किस जैसे कि मान लीजिए आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका किस आयोग से जो है इसकी संस्तुति की गई, किस आयोग से इसका रिलेशन था। तो मुदालियर और कोठारी में से जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसे बना सकते हैं, दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। और आगे भी जो भी चैप्टर्स हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे रिवीजन में। और बिल्कुल आप इस वीडियो को, जो भी रिवीजन का वीडियो आ रहा है उसको अच्छे से देखते रहें। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, नए मेहमान हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, जहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और उसके बाद आप बगल में बेल आइकन दबा देंगे तो आगे जो भी वीडियो मिलेगी, जो भी वीडियो आएगी उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।